आप सभी का स्वागत है प्रयास आर्ट्स क्लासेज में। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कल तक सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर लास्ट कर लिया था। जो हमारे किताब का एक लेसन है हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो क्लास होगी वो होगी जो छूटा उटा बात होगा, वही सब के बारे में हम आज लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो बताए और कुछ बताए ही थे और कुछ नहीं बताए थे, उस सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन थी। ये भी आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी या कौन नहीं थी, तो ये आपको याद रखना होगा। तो हम पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम भी याद करें, उसके बाद बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम। देखिए, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हम बताए थे, सबसे प्रमुख क्या है, इसका सबसे प्रचलित नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता होता है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद दूसरा सभ्यता है, उसका दूसरा नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। याद रखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता इसी को हम लोग कहते हैं। देखिए, तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो अन्य नाम है उसके बारे में। किसी का भी अन्य नाम होता है, जैसे आप ही लोगों का कोई और नाम भी हो सकता है, अन्य नाम होता है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को ना अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? इसका नाम तो मूल नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मूल नाम जो था क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता था। अब उसी का अन्य नाम भी दिया गया। जैसे देखिए, हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता को ना हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया नगर था वो कौन था? हड़प्पा था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु एवं उसके सहायक नदी के किनारे, तो सिंधु एवं उसके सहायक नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। जैसे कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है कालीबंगा, वो ना सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। यानी इसके जो भी नगर थे, सिंधु के सहायक नदी, सरस्वती नदी के किनारे, इस सब के नदी के किनारे बसा था कौन? ना सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद सैंधव सभ्यता इसको कहते हैं। तो सैंधव सभ्यता याद रखिएगा। तो ये सब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है। तो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम, तो कहेगा इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का नाम नहीं है? तो ये तीन को देगा, एक और कुछ और दे सकता है। तो याद रखिएगा, जैसे भी क्वेश्चन पूछे बस ये तीनों याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसके बाद क्या होगा? सैंधव सभ्यता। तो ये सब याद रखेगा। अब बात करते हैं ना, जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय तो विश्व में अन्य सभ्यता भी रही होगी। तो थोड़ा हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन, मतलब उसके समय में कौन कौन सभ्यता थी, पूरे विश्व की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे देखिए, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले सिंधु विश्व की प्रमुख विकसित सभ्यता। विश्व की प्रमुख विकसित सभ्यता, विश्व की प्रमुख विकसित सभ्यता, विश्व की प्रमुख विकसित सभ्यता। विश्व की प्रमुख विकसित सभ्यता कौन कौन है? मतलब कि पूरी दुनिया में जो विकसित सभ्यता है वो कौन कौन है? तो 4 गो सभ्यता पूरा विकसित है। 4 गो सभ्यता का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला सभ्यता है जो हमारे भारत में, वो क्या है? सिंधु सभ्यता, जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे? देखिए, कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगा, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब ना नदी के किनारे ही विकसित हुआ था। उसी प्रकार बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बात करेंगे तो ये विकसित हुई थी सिंधु एवं उसके सहायक नदी, सिंधु एवं उसके सहायक नदी, सिंधु एवं उसके सहायक नदी के किनारे विकसित हुआ था।
सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ? सिंधु नदी और उसके सहायक नदी। तो बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो सिंधु नदी के सहायक नदी है, सिंधु, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, ये सब उसके सहायक नदी है। झेलम नदी, ये सब उसके सहायक है। दूसरा बात करेंगे, जो दूसरा विश्व की सबसे प्रमुख सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या है? मेसोपोटामिया। बताए थे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन नदी के किनारे विकसित हुआ था? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये भी विकसित हुई थी दजला और फरात नदी के किनारे। दजला नदी है और फरात, दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखिए, दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे एवं उसके सहायक नदी के किनारे। बात करते तीसरा विकसित सभ्यता कौन है? तो तीसरा जो विकसित सभ्यता है वो है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, चीन की सभ्यता जो विकसित हुई थी हवांगहो नदी, हवांगहो, हवांगहो, हवांगहो एवं यांग टीसी के यांग, यांग टीसी के यांग, ये चाइना का नदी है, थोड़ा नाम उटपटांग होगा ही, याद रखिएगा। देखिए, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हवांगहो नदी है और यांग टीसी के यांग नदी, ये दोनों नदी है। हवांगहो नदी है और यांग टीसी के यांग नदी, ये दोनों चाइना का नदी है। चीन का नदी है कौन? हवांगहो और यांग टीसी के यांग। इसी नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, चौथा विकसित सभ्यता की बात कर ले हम, तो क्या हो जाएगा? चौथा विकसित सभ्यता हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता चौथा विकसित सभ्यता है। और मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी जो दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी, नील नदी के किनारे, याद रखिएगा। अब थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता पहले विश्व की प्रमुख विकसित सभ्यता। पूरी दुनिया में विकसित सभ्यता कौन कौन है, कौन कौन थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी? भारत में। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु एवं उसके सहायक नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। उसी के समय में, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी समय इराक, ईरान वाला क्षेत्र, जो अभी आप लोग इराक देश देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं, जो फारस वाला क्षेत्र है, वो सब ना मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो विकसित हुई थी उसमें दजला और फरात नदी, कौन कौन? दजला नदी एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय चाइना में चीन की सभ्यता थी। चीन की सभ्यता जो विकसित हुआ था हवांगहो नदी, ये चाइना का नदी है, हवांगहो नदी एवं यांग टीसी के यांग नदी। यांग टीसी के यांग नदी है, जो इसको हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। यांग टीसी के यांग को पीली नदी कहते हैं। चीन की सभ्यता इस दोनों नदी किनारे विकसित हुई थी। बात करते हैं मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। किसके? नील नदी के किनारे। तो अब आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन थी। तो समकालीन ये तीन को छोड़कर अब बाकी कोई भी आ जाए सबको कहिएगा समकालीन नहीं था। विश्व की प्रमुख सभ्यता कौन कौन है? तो 4 गो विकसित सभ्यता है प्रमुख। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ये 3 गो, मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, ये तीनों सभ्यता। आपसे एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं है, वही में एगो ऑप्शन दे देता है क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो हम यहाँ पर लिखे क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता नहीं लिखे हैं, यानी क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये सब समझ में आ गया। बढ़ते आगे, ठीक है। आप लोग हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी, ठीक है। सबसे पहले जानिए सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितने वर्ष पूर्व विकसित हुआ था? लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में विकसित हुआ था, ये सब याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। देखिए क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में बात करना है। सिंधु सभ्यता की विशेषता, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या क्या विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की?
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता के बारे में बात करते हैं। किसी भी सभ्यता का विशेषता होता है, कोई विशेष काम के हिसाब से भी नाम रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी, निम्नलिखित विशेषता थी। आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में। इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता था, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता, पूछा जाता है पूरे दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, वो था इसका नगर नियोजन प्रणाली। पहला विशेषता हम लोग बात करेंगे, यह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब हुआ यहाँ का जो शासन प्रशासन था वो गांव की तरह ही नहीं था, ग्राम पंचायत की तरह नहीं होता था। यहाँ का शासन प्रशासन नगर पालिका के जैसा होता था। कैसा? नगर पालिका के जैसा। बताइए, आज से 5000 वर्ष पूर्व ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि शहर की तरह इसमें बसाव किया गया था। हर एक चीज शहर की तरह बसा होता था और इसका जो शासन प्रशासन था नगर पालिका के जैसा था, शहर की तरह, सिटी की तरह, ना कि ग्राम की तरह था। इसीलिए यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, तो कहिएगा नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे प्रमुख विशेषता यही है। ये खूब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए। किसके? नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व में। ठीक है, जब ये नगरीय सभ्यता थी तो इसका प्रशासन कैसा होगा? नगर पालिका जैसा ना होगा। तो दूसरा इसका विशेषता याद रखेगा, इसका प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा। इसका प्रशासन नगर पालिका जैसा था। नगर पालिका जैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रशासन था, शासन प्रशासन किस तरह चलाया जाता था? नगर पालिका के जैसा चलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब सीधे यह लिखते हैं, यह सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। यह कांस्य युग, बताए थे कल कांस्य युग के बारे में। यह कांस्य युग की सभ्यता, यह कांस्य युग की सभ्यता थी। तो आप लोग बताइए जरा कि कांस्य युग की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहते हैं? पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो याद रखेगा कांस्य युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग की सभ्यता इसको हम क्यों कहते हैं, कल हम यहाँ पर स्पष्ट किए थे। बताए थे कि कांसा की जो खोज हुई थी वो किस सभ्यता में हुई थी? सिंधु सभ्यता में ही कांसा की खोज हुई थी। और कांसा को बनाए थे ये लोग तांबा, क्या कहते हैं, तांबा और टीन को मिलाने से ये लोग कांसा बना दिए थे। तांबा प्लस 3 को मिलाने के बाद ये लोग क्या बनाए थे? कांसा बनाए थे। तांबा और टीन को मिलाने के बाद ये लोग क्या बना दिए थे? कांसा बनाए थे। तो कांसा की जो खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, यानी कांस्य युग की। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, अब बात करते हैं, उसके बाद चौथा विशेषता हो जाएगा यह आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कैसे? ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहाँ से 3 को ऑब्जेक्टिव बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। दोनों में अंतर है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारत में हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो। जब लिखित विवरण नहीं होगा तो उसको पढ़ेगा कौन? लिखित, जब तक कुछ लिखेंगे ही नहीं तो पढ़ सकता है कोई? नहीं ना पढ़ेगा। तो लिखित विवरण जिसका उपलब्ध नहीं हो, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, उस काल के बारे में कोई नहीं जानता है, वो क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल होगा। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का लिखित विवरण तो उपलब्ध होगा लेकिन उसको कोई पढ़ा नहीं है, पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, वही होता है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है? वैसा काल जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध हो और उसको विद्वानों ने पढ़ भी लिया हो, उस काल के इतिहास को पढ़ा भी हो, तो वो होता है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होगा। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो होगा लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका होगा।
ऐतिहासिक काल में क्या होगा, लिखित विवरण भी होगा और पढ़ा भी जा सका होगा, तो तीनों को काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कल ही बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को आज तक कोई भी विद्वान पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया है, इसलिए इसको क्या कह दिए, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो अब क्या डाउट क्लियर हो जाएगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसके इतिहास को पढ़ा नहीं जा सका, मात्र अनुमान के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को लिख दिया गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण की नगरीय, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन कैसा था, नगर पालिका जैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। ठीक है, यह एक विस्तृत सभ्यता थी, मतलब इसका विस्तार बहुत दूर में था। यह एक विस्तृत सभ्यता थी, यह एक विस्तृत सभ्यता थी। बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी, इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 से भी अधिक नगर भारत से खोजे गए हैं, 500 से भी अधिक नगर कहाँ से खोजे गए हैं, पाकिस्तान से। उसके बाद 2 गो नगर अफगानिस्तान से मिला है, ये सब याद रखिएगा। छठा विशेषता क्या हो जाएगा, छठा विशेषता की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अब यहाँ पर लड़का को डाउट हो जाता है, कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन उसके अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था, मतलब अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो उसको इनकम होता था, अर्थव्यवस्था का आधार था, वो था कृषि। लेकिन प्रधान का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा काम, सबसे प्रमुख कौन था, व्यापार था। सबसे प्रमुख क्या था, व्यापार करना। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि। लेकिन जब ये पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, कृषि प्रधान नहीं सभ्यता थी, व्यापार प्रधान थी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या कहते, यहां पर जगह नहीं है, हम यहां पर लिख देते हैं शांति प्रिय सभ्यता। देखिए शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता। जैसे यह सभ्यता ना, सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी। देखिए पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शांति प्रिय, मतलब ये लोग हिंसा से दूर रहते थे, मारकाट से दूर रहते थे, शांति प्रिय जीवन जीते थे, शांति वाला जीवन जीते थे। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग थोड़ा 2-4 लाइन ऊपर जोड़ दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में, जैसे हम पढ़ाए थे कहानी, वो सब जोड़ दीजिएगा और ये पॉइंट लिख दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन और सीधे 2 नंबर में पूछेगा तो इसमें से 4 गो या 5 गो पॉइंट लिखिएगा, ये पूरा पॉइंट नहीं लिखेगा, बस 3-4 गो लाइन 3-4 को पॉइंट लिख दीजिएगा, हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन, उतना ही में पूछेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता के विस्तार, सिंधु सभ्यता की विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं, मतलब कि इसका जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ तक फैला था, कहाँ कहाँ तक फैला था, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। जैसे सबसे पूर्वी स्थल क्या था, पश्चिमी स्थल क्या था, उत्तरी स्थल क्या था, दक्षिणी स्थल क्या था, कौन नदी के किनारे विकसित था, इसका लंबाई चौड़ाई कितना था, इसका क्षेत्रफल कितना था, ये सब हम इसी में अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी आकृति कैसी थी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर पहले फिगर बनाते हैं। देखिए आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर साउथ है, नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब
ये क्या होगा, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब सिंधु घाटी। किसी भी सभ्यता का विस्तार इसलिए ना होता है, पूरब पश्चिम, पूरब में कहाँ तक फैला था, उत्तर में कहाँ तक फैला था, दक्षिण में कहाँ तक फैला था, और पश्चिम में कहाँ तक फैला था, इसी प्रकार विस्तार होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, के विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बात करते हैं। देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता बताए थे, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी, मतलब उत्तर वाला भाग में और पश्चिम वाला भाग में ज़्यादा विकसित हुई थी। देख रहे हैं हम जो लाइन खींचे हैं ना, ज़्यादा किस तरफ खींचे, पश्चिम की तरफ खींचे। पश्चिम वाला भाग में ज़्यादा विकसित था और उत्तर वाला भाग में ज़्यादा विकसित था। नीचे कम था और पूरब में भी कम था, यानी दक्षिण में भी कम था और क्या कहते हैं पूरब में भी कम था। पश्चिम में और उत्तर में और पश्चिम में दोनों बहुत ज़्यादा फैला था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी, सबसे ऊपर वाला एरिया था, वो सबसे उत्तरी पुरा स्थल कौन था, सबसे उत्तरी पुरा स्थल, नॉर्थ लिखे, सबसे उत्तरी पुरा स्थल जो था वो था मांडा। क्या था, उस जगह का नाम मांडा था। यह हड़प्पा सभ्यता का नगर है मांडा। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरा स्थल कौन है, मांडा है। जो मांडा है वो कहाँ स्थित था, तो ये जो स्थित था ना जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ, जम्मू और कश्मीर। आप लोग जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला था उत्तर में। उत्तर में कहाँ तक, जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, यानी मांडा जो है वो नगर है वो कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। और मांडा एक नदी के किनारे विकसित था। तो मांडा पूछा जाए यदि मांडा किस नदी के किनारे था, तो ये जो था चेनाब नदी के किनारे। और बताए थे चेनाब नदी सिंधु नदी के सहायक नदी में से एक है। चेनाब नदी सिंधु नदी के सहायक नदी में से एक है। उत्तर में क्या था, मांडा। अब उसी जिस प्रकार उत्तर में था उसी प्रकार दक्षिण में भी होगा। तो जो सबसे दक्षिणी पुरा स्थल था, यहाँ पर इसको थोड़ा छोट कर दीजिए, क्योंकि उत्तर में ज़्यादा था दक्षिण में कम था। दक्षिण में जो सबसे दक्षिणी पुरा स्थल था उसका नाम था दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमाबाद या टाइमाबाद या दैमाबाद, दैमाबाद या टाइमाबाद कहा जाता है या दैमाबाद कहा जाता है इसको। दाइमाबाद है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में था, सबसे नीचे था, सबसे दक्षिण में दाइमाबाद। ये कहाँ है, तो दाइमाबाद जो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। अब जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में था मांडा, उसी प्रकार महाराष्ट्र में कौन था, दाइमाबाद था। ठीक है। अब जिस प्रकार मांडा चेनाब नदी के किनारे था, उसी प्रकार दाइमाबाद किस नदी के किनारे था, तो दाइमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के किनारे। क्या है, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के किनारे। यहाँ पर ये जो था वो चेनाब नदी के किनारे था। तो उत्तरी दक्षिण समझ में आ गया। सबसे उत्तरी कौन, मांडा जो जम्मू कश्मीर में था, चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद जो सबसे दक्षिणी था वो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ये गोदावरी नदी के किनारे था। अब बात करते हैं पूर्वी कौन था, सबसे पूर्वी पुरा स्थल कौन था, तो पूर्वी जो था वो था आलमगीरपुर। क्या था, आलमगीरपुर। ये सब विस्तार के बारे में बताते, कहाँ कहाँ तक इसका साम्राज्य फैला था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ है, तो यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। अब जिस प्रकार ये सब नदी के किनारे था, उसी प्रकार आलमगीरपुर जो था वो किस नदी के किनारे था, तो ये जो था हिंडन नदी के किनारे। हिंडन एक नदी है, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे था आलमगीरपुर। तो हम लोग समझ गए, मांडा दाइमाबाद आलमगीरपुर, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दाइमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर। अब दक्षिणी के पश्चिमी की बात करते हैं, पश्चिम वाला एरिया में कौन था, तो पश्चिमी जो था सबसे पश्चिमी वो था सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, देखिए सूतकांगेडोर ये सबसे ना पश्चिमी पुरा स्थल था। कैसा था, सबसे पश्चिमी पुरा स्थल था। ये जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान। देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है कौन, सूतकांगेडोर। ठीक है। जिस प्रकार ये सब नदी के किनारे था, उसी प्रकार सूतकांगेडोर भी एक नदी के किनारे है। तो सूतकांगेडोर जो नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है दास्क नदी। दास्क नदी। अब थोड़ा हम एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब पूछेगा कैसे क्वेश्चन, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता।
दोनों उसी का नाम है, बताए थे। अन्य नाम पहले बता दिए, सबसे पहला टॉपिक वही पर है, अन्य नाम। तो हम जो बोलेंगे याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल, सबसे ऊपर में यानी उत्तर में सबसे कौन नगर था? मांडा था। मांडा कहाँ था? जम्मू और कश्मीर में। मांडा किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में यानी सबसे नीचे कौन सा नगर था? सबसे दक्षिणी स्थल कौन था? तो दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था? पूर्व में कौन था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल यानी सबसे पश्चिम में कौन सा नगर था? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाला एरिया में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके बाद सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब इसके लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। तो जरा आप लोग बताइए, लंबाई ऐसे होगा कि ऐसे होगा? लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण में जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था लंबाई। लंबाई ऐसे ना होता है, खड़ाई या लंबाई गहराई, इसी को ना कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लंबाई था उत्तर से दक्षिण में, वो कितना था? तो वो था 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का ना उत्तर से दक्षिण में लंबाई था। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम में चौड़ाई कितना था? तो चौड़ाई जो था 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। आपको यहाँ से भी देखने में पता चलता होगा, बड़ा लाइन कौन है? पूरब से पश्चिम वाला बड़ा लाइन है, तो इसीलिए इसका चौड़ाई कितना होगा? ऐसे यानी चौड़ाई है, ऊपर नीचे कौन है? लंबाई। ठीक है, तो लंबाई था, कहेगा उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना? 1100 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में चौड़ाई कितना? 1600 किलोमीटर। अब बात करते सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? पूछ सकता है। जब लंबाई चौड़ाई हो गया तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल था वो था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। लंबाई था उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर, चौड़ाई था पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पश्चिमी पूरा स्थल, उत्तरी पूरा स्थल, दक्षिणी पूर्वी, सब समझा दिए। कौन नदी के किनारे था, कहाँ बसा था, ये सब बता दिए। आगे बढ़ते थोड़ा, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते, देखिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति। पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, ठीक है। तो जिस प्रकार हम फिगर बनाए थे वहां पर जगह नहीं था, नहीं तो हम वहीं पर आकृति बनाकर दिखा देते। देखिए आकृति बनाते, कैसा आकृति था याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? हाँ। खत्म हो गया अब। देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम आकृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा आकृति। यहाँ पर ये कौन था? ईस्ट था, यानी पूरब था। इधर क्या था? ईस्ट था। यहाँ पर क्या था? नॉर्थ था। यहाँ पर साउथ था। यहाँ पर वेस्ट था। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण था। अब आकृति की बात करते हैं। तो देखिए हम आकृति बना रहे हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? इस प्रकार आकृति थी। देखिए इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये कैसा आकृति है। तो आकृति जो था त्रिभुजाकार थी। ये देख रहे हैं त्रिभुज बना है, त्रिभुज के आकार की आकृति थी। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। उत्तर में ऐसे था, फिर उसे सिमट कर कहाँ गया? पश्चिम में। फिर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, यानी महाराष्ट्र तक फैला था, महाराष्ट्र वाला राज्य तक। फिर ये सिमटते सिमटते चला गया था जो कम एरिया में। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। और इधर तो थोड़ा कम ही विकसित था, इधर ज़्यादा था, उत्तर पश्चिम वाला एरिया में विकसित हुआ था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। कैसी आकृति थी? त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार का सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी। त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी। फिर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? तो पश्चिम उत्तर भाग में। पश्चिम उत्तर,
यानी पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता भारत के। तो हम लोग आकृति तक पढ़ लिए। तो आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल बताइए दिए, ये सब बता दिए। अब आगे बढ़ते, थोड़ा इसको हटा देते। अब देखिए, अब ये सब पढ़ा दिए। अब कुछ नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगर है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट नगर है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, इस सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सब नगर नहीं पढ़ना है। देखिए, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, जो सबसे प्रमुख नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन है? हड़प्पा। क्योंकि उसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं थोड़ा। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले यहाँ से यही हो जाएगा, सबसे पहला खोजा गया नगर। सबसे पहला खोजा गया नगर, सबसे पहला खोजा गया नगर। तो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन था? हड़प्पा था। अब यहाँ पर पूछेगा हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो ये सब बताए थे। खोज, इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुआ था? इसके खोजकर्ता कौन है ये भी बताए थे। खोजकर्ता के बारे में बताए थे। इसकी स्थिति कहाँ थी, मतलब ये कहाँ स्थित था। स्थिति के बाद बताए थे ये नदी किनारे, नदी किनारे, कौन नदी के किनारे था, इसके बारे में हम लोग अब बताते हैं। देखिए थोड़ा, सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी हड़प्पा की खोज कब हुई थी। हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में। सबसे पहला खोजा गया नगर था, सबसे पहले इसी की खोज होगी 1921 में। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसकी स्थिति, मतलब कि जो स्थिति है, जो हड़प्पा था वो कहाँ पर स्थित था। जिस प्रकार वो नगर से बताए वो जम्मू कश्मीर में स्थित था, मांडा, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार जो हड़प्पा था वो कहाँ स्थित था। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के, हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान के पंजाब। देखिए पंजाब दो गो, एगो भारत वाला पंजाब, एगो पाकिस्तान वाला पंजाब। जो बड़का पंजाब है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। जब विभाजन हुआ तो बड़का पंजाब को पाकिस्तान को दे दिया गया और छोटा वाला पंजाब है वो भारत का है। तो भारत में छोटा का पंजाब है, बड़का पंजाब पाकिस्तान के है। तो वही जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसी पंजाब में स्थित था हड़प्पा, इसीलिए कहते हैं ये पाकिस्तान का था। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ स्थित था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। जिस प्रकार भारत का प्रांत है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उसी प्रकार पंजाब था, पाकिस्तान का प्रांत वहीं पर था हड़प्पा, पंजाब प्रांत में। बात करते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे विकसित था, मतलब हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये था रावी नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित था। इस सबको याद रखेगा। अब यहाँ से मिलने वाले कुछ पुरातात्विक अवशेष है। तो जो